ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं समुच्चय यानी कि सेट। तो सबसे पहला सवाल पैदा होता है कि समुच्चय क्या होता है। तो समुच्चय की परिभाषा कुछ ऐसी है बच्चों कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। इट इज़ द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्या मतलब है इस चीज़ का? इसका मतलब यूँ है बच्चों कि जैसे मान लीजिए मैं किसी भी कलेक्शन की बात करूँ तो उस कलेक्शन को आप अपनी निजी ज़िंदगी से जोड़ लो। अगर आपका कॉन्शियस यानी आप जैसे अपने आप को रख के देखो कि अगर आप कहें कि ये सही है तो वो समुच्चय है, और आप कहें कि अगर वो सही नहीं है तो आप कह देना वो समुच्चय नहीं है। जैसे मैं बात करूं कि देखो ए बी सी 5 9, मैं आपसे कहूँ कि इसको कोई नाम दो तो आप देखेंगे कि सर यार ए बी सी डी तो ए बी सी डी है, पर ये 5 9 कुछ मिसमैच हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये एक जैसा नहीं है। तो जब एक जैसा नहीं है इसका मतलब ये समुच्चय नहीं है। मतलब समुच्चय का मतलब ऐसा कलेक्शन होना चाहिए जिसके बारे में आप कहें कि हाँ सर ये एक जैसा है। इसको मैं कुछ नाम दे सकता हूँ। जैसे मैं लिखूँ ए ई आई ओ यू, तो आप इसको देख के तुरंत कह सकते हैं अच्छा सर ये तो स्वर का समुच्चय है, ववल्स है। बिल्कुल है। तो इसका मतलब समझ में आया। तो आप लिख सकते हैं द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, शब्दों का या संख्याओं का सुपरिभाषित संग्रह क्या कहलाता है? समुच्चय। पहली बात कि समुच्चय क्या होता है। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, समुच्चयों का सुपरिभाषित संग्रह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों, इसको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। कौन से दो तरीके? एक तरीका होता है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर ऐसे भी लिख सकते हैं, आर एच भी लगा लो। ठीक है, रोस्टर फॉर्म ये हिंदी में भी ऐसा ही है और इंग्लिश में भी रोस्टर ही है, ध्यान रखना मैं इंग्लिश नहीं बोल रहा हूँ। एक होता है सेट बिल्डर, ये भी साइंटिस्ट का नाम है इसलिए हम इनको कुछ चेंज नहीं कर सकते। क्या मतलब है तो समझना बच्चों कि जैसे मान लो मैंने मजले कोष्ठक के अंदर किसे लिखा, ऐसे लिखा, तो अगर आप मजले कोष्ठक के अंदर उन संख्याओं को, उन चीज़ों को, उन वस्तुओं को लिखते हैं तो उसे कहते हैं रोस्टर प्रणाली यानी कि रोस्टर फॉर्म। और अगर इसी को एक लाइन में लिख दें, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, एक्स, ऐसे एक डंडा खींच दो या दो बिंदियाँ लगा दो, कोलन लगा दो, एक्स एक स्वर है, एक्स इज अ ववल। ठीक है, तो भी आप समझ जाएंगे कि यार ये इसके बारे में तो बात कर रहा है। तो देखा जाए तो दोनों एक जैसे हैं, सिर्फ लिखने का तरीका बदल गया। यहाँ पर इस तरह मजले कोष्ठक में लिखा, यहाँ हमने ऐसे लिखा। तो इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, जबकि इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। आई बात समझ में? बस थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है, स्वर के साथ मुझे एक आइडेंटिफिकेशन देना पड़ेगा। किस टाइप का? कि ये हिंदी वाला नहीं है। एक्स बिलोंग्स टू अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट को क्या बोल देंगे अपन? अंग्रेजी वर्णमाला। डिक्शनरी बोल दो, एक ही बात है। ताकि जो एक्स स्वर है वो स्वर कौन सी उसका है? अंग्रेजी वर्णमाला का, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का। ये हमें ध्यान रखना है। तो बात समझ में आ गई कि आखिर स्वर ऐसे कुछ समुच्चय होता क्या है, समुच्चय को लिखने के दो तरीके क्या क्या होते हैं। अगला टॉपिक आता है बच्चों समुच्चयों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेट्स। इसमें सबसे पहला फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट, परिमित और अपरिमित समुच्चय। तो देखो नाम से पता चल रहा है, परिमित यानी जिसमें अवयवों की संख्या गिनी चुनी हो, यानी कि फाइनाइट हो। अब गिनी चुनी का मतलब ये नहीं कि एक दो, फाइनाइट हो जिससे हम नाम दे सकें। मैं तो कहता हूँ भले 1 लाख है तो आप कह सकते हैं कि हाँ इसमें 1 लाख है। मैं तो कहता हूँ उसमें 1 करोड़ हैं तो आप कह सकते हैं 1 करोड़ है। लेकिन अगर आप नहीं कह पा रहे हैं इसमें 1 करोड़ है,
यानी कि ये तो पता है कि बहुत ज़्यादा, पर कितनी है ये नहीं पता। जैसे x बिलोंग्स टू n और x लेस देन 50। बोलो 50 से छोटा होना चाहिए और नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या होनी चाहिए। आप सब जानते हैं प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से। तो देखा जाए तो 50 से छोटी यानी 49 संख्याएं हो गई जो इसके अंदर है। इसका मतलब ये हो गया बच्चों परिमित। अब इसी में ग्रेटर देन 50 कर दो। अब बोलो 50 से बड़ी संख्या बताओ। अब 50 से बड़ी में तो भैया 51 से शुरू करो, 1 लाख, 1 करोड़, 1 अरब, चलते जाओ चलते जाओ। सो इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इनफाइनाइट सेट, बोले तो अपरिमित समुच्चय। आगे बात समझिए, वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या फाइनाइट हो यानी कि गिनी चुनी हो यानी कि परिमित हो। अपरिमित मतलब जिसमें अवयवों की संख्या अपरिमित हो। रिक्त समुच्चय बोले तो एम्प्टी सेट, एम्प्टी बोलते हैं, समटाइम्स वॉइड बोल देते हैं। ठीक, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, रिक्त समुच्चय खाली समुच्चय यानी कि जिसमें कोई अवयव ना हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 0। इसको लिखने का तरीका बच्चों ऐसा होता है, या तो ऐसे लिखो 5 बना के, या ऐसे लिखो मजला कोष्टक जिसके अंदर कुछ नहीं लिखना है। सावधानी बरतना, देखो ये है पर ये रिक्त समुच्चय नहीं है क्योंकि इसके अंदर तो एक अवयव है 5 नाम का। ये भी रिक्त समुच्चय नहीं है, ये भी रिक्त समुच्चय नहीं है। तो रिक्त समुच्चय को लिखने के सिर्फ 2 तरीके हैं, या तो ओनली ऐसे 5 बना के लिखो या इस तरीके से खाली कोष्टक लिखो, और कोई ऑप्शन नहीं है। ये सब रिक्त समुच्चय नहीं है। क्लियर? ध्यान रखना, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये 2 ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कार्तीय संख्या, कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर का मतलब होता है Na और इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ए में अवयवों की संख्या। ठीक है, मतलब क्या है इस चीज़ का, कि जैसे मान लो ए है तुम्हारे पास 1 2 3 8 11 17। कोई आपसे पूछे कि एन ए बताओ, तो सिंपल सा मतलब जो कि साफ लिखा हुआ है, अवयवों की संख्या गिन लो, इसमें कितने हैं 6 एलिमेंट, तो एन ए बराबर कितना आ गया 6। आगे बात समझ में। तो कोई तुमसे पूछे क्या कि हाँ भैया आंसर बताओ, कितना बताएंगे 0, क्योंकि 5 में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 0। क्लियर यहाँ तक? ठीक है। एक वर्ड आता है तुल्य समुच्चय और एक आता है समान समुच्चय। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा कुछ नहीं। इक्विवेलेंट सेट्स और सिमिलर सेट या सेम सेट क्या होते हैं? देखो, अगर मान लो कोई 2 समुच्चय हैं जिनके अंदर अवयवों की संख्या समान हो, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, तो उसे कहते हैं इक्विवेलेंट। लेकिन अगर वो समान भी हो तो उसे कहते हैं समान समुच्चय। जैसे ए बराबर 1 3 5, बी बराबर ए बी सी, सी बराबर 3 5 1। ये मैंने आपके सामने 3 समुच्चय लिखे। तो आप देखो ए में कितने अवयव हैं 3, बी में कितने अवयव हैं 3। तो अगर एन ए बराबर एन बी है
तो इसका मतलब ऐसे समुच्चय क्या कहलाएंगे, तुल्य, जैसे ए एंड बी। लेकिन अब इसको और इसको देखो, दोनों में एलिमेंट भी 3 हैं और अंदर वाले एलिमेंट्स को देखो वो भी सेम है, ऑल द एलिमेंट्स। सो ए एंड सी आर द एग्जांपल्स ऑफ सेम सेट एंड ए एंड बी आर द एग्जांपल्स ऑफ इक्विवेलेंट सेट, ए एंड सी। तो यहाँ से मुझे इसका मतलब एक चीज़ और पता चली, कौन सी, कि भैया मजले कोष्ठक में यानी समुच्चय के अंदर, सेट के अंदर मैं इस तरीके से आगे पीछे लिख दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम कि ऑर्डर वाली कोई बात ही नहीं है यहाँ पर। मजले कोष्ठक में किसी को भी आगे लिखो, किसी को भी पीछे लिखो, डजेंट मैटर। क्लियर। दूसरी स्पेशल बात देखो क्या, कि जो मजला कोष्ठक होता है बच्चों, उसके अंदर किसी भी नंबर को एक से अधिक बार नहीं लिखा जाता। जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया कि अगर ए बराबर ये है तो एन ए बताओ, तो आप एन ए, 1 और 3 4 2 6, 6 मत बता देना, 6 आपका जवाब गलत हो जाएगा, यह गलत है। इसका सही रूप क्या हो जाएगा बच्चों, किसी भी एलिमेंट को एक से अधिक बार नहीं लिखना है, ये सेट का नियम है। तो क्या लिखोगे, 1 2 3 4, तो सही आंसर हो गया 4, न कि 6। आई बात समझ में, कि सेट के अंदर हम किसी भी एलिमेंट को आगे पीछे लिख सकते हैं, ऑर्डर वाला कोई इश्यू नहीं है। दूसरी स्पेशल बात, किसी भी एलिमेंट को हम एक से अधिक बार नहीं लिख सकते, ये इसका रूल है, ये आपको फॉलो करना है। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद आता है बच्चों यूनिवर्सल सेट। बोले तो सार्वत्रिक समुच्चय। ये चैप्टर सबसे छोटा और सबसे सिंपलेस्ट चैप्टर है बच्चों। क्यों, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, ज़्यादा नहीं बनते हैं, ठीक है। और मतलब ऐसा बनता है कि 100% होगा ही होगा। मैं 99.99 भी नहीं बोल रहा हूँ, 100%, क्योंकि तब बन ही नहीं सकता, बनता ही नहीं है। क्लियर, ठीक है ना। तो सार्वत्रिक समुच्चय मतलब कैपिटल यू से बनाते हैं बच्चों इसको। और इसका नाम देखो, इंग्लिश वाला नाम देखो, चलो, यूनिवर्स, ब्रह्मांड, सबसे बड़ा, तो नाम से पता चल रहा है, यानी वह बड़े से बड़ा समुच्चय जिसके अंदर दिए गए समस्त समुच्चय समाहित हो। मतलब क्या है सर इसका, मतलब कुछ ऐसा है बच्चों कि जैसे मान लो ए दे दिया 1 3 5, बी दे दिया 2 4 8, सी दे दिया 1 2 3 4 5, और आपसे कह दिया यू लिखो, ये कह दिया आपसे। तो मैं आपसे पहले बता दूं, यू आपसे कभी किसी सवाल में नहीं पूछा जाएगा। क्यों नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि इसका आंसर सबका अलग अलग हो सकता है, इसलिए टेंशन की कोई बात नहीं। बस स्पेशल क्या है कि 3 के लिए बोला है, तो इन तीनों के सारे अवयव इसमें होने चाहिए, इनसे एक भी कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा चलेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। 1 लिख लो, 2 लिख लो, 3 लिख लो, 4 लिख लो, 5 लिख लो, 6 मुझे कहीं नहीं दिख रहा लेकिन मैं लिखूंगा, मेरी मर्जी है। 7 मुझे नहीं दिख रहा, लिखूंगा। 8 मुझे दिख रहा है, 9 नहीं दिख रहा, लिखो मत लिखो डजंट मैटर। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, इसीलिए तो नहीं पूछेगा। किसी ने ये लिखा सही है, किसी ने 6 और 7 को नहीं लिखा सही है, किसी ने 1 से 10 लिखा सही है। यूनिवर्सल का मतलब, हाँ गलत कब होगा, किसी ने सर 1 से 100 लिखा मगर 8 नहीं लिखा, 1 से 100 लिख दिया मगर 8 नहीं लिखा, तो फिर वो गलत हो गया कि भैया 8 जरूरी था। बात समझ में आई कि इनके अवयव नहीं छूटने चाहिए, भले ही इनके अतिरिक्त कुछ आ जाए, कुछ एक्स्ट्रा में आ जाए, डजंट मैटर, एक्स्ट्रा वालों का कोई विरोध नहीं है। क्लियर। इसलिए आपसे कभी भी सार्वत्रिक समुच्चय किसी सवाल में नहीं पूछा जाता, और अगर पूछे तो बिल्कुल ऑप्शंस ऐसे होंगे कि आपको कहीं कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है।
कैसे? सेम ऑप्शन कभी नहीं होंगी। सेम इन द सेंस कि किसी भी ऑप्शन में ये और इसी के साथ आज नो और होगा तो वो दोनों सही हैं, तो वो ऐसा ऑप्शन नहीं होगा। क्लियर? ऐसे ऑप्शन होंगे कि एक तो तुम सही कर दोगे, बाकी के 3 में अपने आप ही कुछ छोड़ देगा। समझ में आ रहा है? अगर बाई द वे इनकेस वो आ जाए तो 99.99% तो नहीं आएगा, फिर भी 0.01% आ जाए तो ऑप्शंस ऐसे होंगे कि एक ही सही होगा, बाकी 3 अपने आप गलत होंगे। ऐसा नहीं होगा, कंट्रोवर्शियल बात नहीं होगी। ठीक है बच्चों। तो यूनिवर्सल सेट के बाद नेक्स्ट है उपसमुच्चय। बोले तो सबसेट और अधिसमुच्चय। बोले तो सुपरसेट। दोनों कनेक्टेड है, इसलिए एक साथ पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, बताओ भाई किसकी पावर ज़्यादा है? नेचुरली आप कहेंगे सर मुख्यमंत्री की। तो इसका मतलब उप लग गया, मतलब छोटा हो गया। तो बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट क्या हुआ बच्चों कि वह समुच्चय जो किसी समुच्चय में से एक या अधिक अवयव हटाने पर बनाया गया हो। मतलब कोई 1 से लेकर 10 है, उसमें 10 अवयव हैं, अब उसमें से तुम्हारी मर्जी है तो 1 हटा दो, 1 से 9 लिख दो, तो उससे छोटा हो गया नहीं हो गया? तो वो 1 से 9 से जो बना वो पहले वाले का यानी 1 से 10 का क्या हो जाएगा? उपसमुच्चय। यानी छोटा वाला उपसमुच्चय है, तो इसका मतलब बड़ा वाला कौन हो गया? अधिसमुच्चय, सुपरसेट। हो गए दोनों क्लियर कि भैया जो छोटा वाला है वो उप है तो बड़ा वाला अधि है। मतलब मैं एग्जांपल दूं कि 1 बराबर 1 2 3 4 5, बी मैंने लिखा 2 4 5, तो आप देख लो छोटा कौन है? बी। छोटा तो होना चाहिए लेकिन इसी में से होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 2 4 6 लिख दूं, 6 लिखते ही फिर ये उपसमुच्चय नहीं रहेगा। राइट? तो छोटा कौन? बी। अब सर इनको लिखने का तरीका वही जो हम कक्षा 5वीं से पढ़ते आ रहे हैं। कौन सा? 5 और 8 में बड़ा कौन? 8। लिखने का तरीका ये, मतलब जो बड़ा होता है उसका तरफ मुंह खुला होता है ना, यहाँ भी यही काम करना है, बस कोना के बजाय राउंड कर दो। ए बड़ा है, बी छोटा है, ये लो भैया, जिसकी तरफ मुंह खुला है वो बड़ा है। इक्वल का साइन लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ गए ना? जहाँ बराबर होता है वहाँ लग जाता है। तो बताओ कौन अपसमुच्चय और कौन आपका अधिसमुच्चय है? ए इज सुपर सेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए। बी ए का उपसमुच्चय है जबकि ए बी का अधिसमुच्चय है। ये हो गया भैया सबसेट और ये भाई साहब हो जाएंगे अपने सुपर सेट। कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछो। अच्छा क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, कब बनेगा देखिए। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है नंबर ऑफ सबसेट के बारे में, यानी कि उपसमुच्चयों की संख्या के बारे में बात करते हैं। देखिए उपसमुच्चयों की संख्या। मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ, एक छोटे से एग्जाम्पल लेता हूँ, ध्यान दीजिए। जैसे मान लो a बराबर 1 2 3 लिया, ठीक है। मैं कहूँ कि इसके कुल उपसमुच्चय बनाइए, राइट द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स या टोटल सबसेट्स, ठीक है। तो देखो सबसेट का मतलब मैंने क्या बताया कि भाई कुछ हटा के, आपकी इच्छा हो तो 1 हटाओ, आपकी इच्छा हो 2 एलिमेंट हटाओ, और आपकी इच्छा हो तो सारे हटा दो ना यार, किसने मना किया है? तो सोचिए अगर आपने सारे हटा दिए तो कौन बचा? खाली, यानी कि 5। इसका मतलब जो 5 होता है बच्चों वो हर किसी का उपसमुच्चय होता है। 5 इज द सबसेट ऑफ ईच सेट। तो सबसे पहला हो गया 5। 5 मतलब कितने एलिमेंट वाला? 0 एलिमेंट वाला। अब बताओ मुझे 1 एलिमेंट वाले कौन कौन? तो सिंगल 1,
सिंगल 2, सिंगल 3। और कोई एक सिंगल एलिमेंट वाला नहीं है। नाउ डबल एलिमेंट्स वाले, डबल एलिमेंट वाले कौन कौन? 1 2 2 3 1 3। और कोई नज़र आ रहा हो तो बता दो। और वापस वही चीज़ कि भाई हटाना है, आपकी इच्छा के साथ नहीं हटाएं तो मत हटाओ भाई। वही वाली बात होगी। कौन सी? मैं कहूँ 25, बताओ भाई 25 में किस किस का भाग जाता है? सबसे पहले तो 1 और 25, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिनका मतलब वही वाली बात, प्रत्येक संख्या में स्वयं का और 1 का भाग जाता है। इसका मतलब उपसमुच्चय की जब भी बात आएगी तो 5 और खुद वो हमेशा काउंट होंगे, वो हमेशा काउंट होंगे। तो 1 खुद को तो लिखना ही लिखना है। तो गिन लो भैया, 1 4 7 8, टोटल आए 8। इसमें एलिमेंट कितने हैं? 3, और 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। बात समझ में आ गई क्या कि कुल उपसमुच्चयों की कितनी होती है संख्या? 2 की पावर n। पर सर क्या हम ऐसे याद रखेंगे? ना भैया, हमारे पास तो बढ़िया वाला तरीका है ना। क्यों? हम लोग क्रमचय संचय यानी कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ चुके हैं, हम लोग बाइनोमियल थ्योरम यानी कि द्विपद प्रमेय पढ़ चुके हैं। तो फिर तो ये हमें ज़्यादा समझ में आएगा। तो हम वही कंसेप्ट क्यों ना लगाएं यहाँ पर जो हमें समझ में आए। ठीक है, देखिएगा, मान लो इसमें कितने एलिमेंट हैं? n। समझ लो ढंग से, यदि n a बराबर मैंने मान लिया n, तो a के कुल उपसमुच्चयों की संख्या a के कुल उपसमुच्चयों की संख्या। ठीक है, तो बात करता हूँ सबसे पहले इसके बारे में। बोलो इसका क्या मतलब हुआ? 0 एलिमेंट वाले। अब इसमें n एलिमेंट है, n में से कुछ चुनना है क्या? 0 एलिमेंट चुनने हैं। तो बताओ n में से 0 सिलेक्शन, n सी 0। एक एलिमेंट वाले, n में से जितनी बार एक एक एलिमेंट चुनते जाओगे उतने बन जाएंगे। 3 में से एक एक चुनना था, 3c1। 1 2 3 आया कि नहीं आया? तो एक एलिमेंट वाले बन जाएंगे nc1, 2 एलिमेंट चूज करोगे तो nc2, और सारे के सारे अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो ncn। और द्विपद प्रमेय हमने पढ़ी है, जल्दी से बता दो। समस्त द्विपद गुणांकों का योग 2 की पावर n होता है, जैसा कि आप सब जानते हैं। तो आई बात समझ में? इसको पढ़ने के से ये फ़ायदा हुआ कि अब मैं पर्टिकुलर क्वेश्चन भी कर सकता हूँ। पर्टिकुलर क्वेश्चन कैसे? जैसे क्वेश्चन आ गया a बराबर 1 2 3 से लेके 10, तो a के उन उपसमुच्चयों की संख्या जिनमें 1 सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल। पहला सवाल, जिनमें ठीक 2 अवयव हों, जिनमें कम से कम 9 अवयव हों, जिनमें अधिकतम 3 अवयव हों। मतलब ठीक कहे, कम से कम कहे, अधिकतम कहे, कितना ही कहे, हम सारे सवाल कर सकते। तो क्या नहीं कर सकते? बताओ। कुल अवयव कितने हैं? 10। वे उपसमुच्चय जिनमें ठीक 2 एलिमेंट हों, मतलब मुझे 10 में से 2 का चयन करना पड़ेगा, सिलेक्शन करना पड़ेगा, और 10 में से 2 वस्तुएं चुनने के तरीके 10c2, और सॉल्व करना तो आपको आता ही है। 10c2 का मतलब होता है 10 9 90/2, बोले तो 45। आई बात समझ में? मैं कहूँ कम से कम 9 भी हो, यानी कम से कम 9 का मतलब क्या होता है बच्चों? 9 भी हो सकते हैं और 10 भी हो सकते हैं।
9 से ज़्यादा, तो 9 वाले कितने, 10c9, और 10 वाले कितने, 10c10। इसका मान 10, इसका मान 1, बोले तो 11। कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ लो, होना तो नहीं चाहिए। आई कि नहीं आई बात समझ में? तो अधिकतम 3 भी हो जाएगा। अधिकतम 3 का मतलब होता है 3 या उससे कम। अब 3 से कम में क्या क्या आएगा बोलो? 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा। तो 0 भी आएगा, तो 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, और अधिकतम 3 है तो 3 तो आवेगा ही आवेगा। उम्मीद करता हूँ ये तो हमें आता है। 10c3, 10 9 8 बाई 6, 10 9 8 बाई 6 मतलब 120 आ जाएगा। आई थिंक सो, चेक कर लो भाई। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 चौके 8, 4 तिया 12, 120 ही आया भाई। 120, 40, 60, 65, 10, 75 और 176। कैलकुलेशन चेक कर लेना, कोई इशू नहीं है। समझ में आई बात? तो इस तरीके से आपसे कितने भी किसी भी प्रकार के उप समुच्चयों की संख्या पूछे तो आप आसानी से बता सकते हैं, चाहे वो ठीक वाले हों, अधिकतम हो, न्यूनतम है, टोटल हो। एक स्पेशल बात, क्या अगर आपसे उचित उप समुच्चयों की संख्या पूछ ले, ये अक्सर पूछा जाता है, तो बच्चों वही चीज़ कि जो खुद और फाई होता है उनको उचित में नहीं गिनते, तो 2 कम कर दो, 2 की पावर 10 टोटल माइनस का 2, बोले तो 1022। आपसे पूछ ले रिक्त उप समुच्चयों की संख्या, ये तो आप मुझे तुरंत बता ही देंगे। रिक्त में किसको छोड़ोगे? फाई को। फाई को छोड़ दे कितना हो जाएगा बच्चों? 1024 माइनस का 1। आई बात समझ में? तो अब आपसे कुछ भी पूछे आप आसानी से कर सकते हैं, चाहे अरिक्त पूछे, उचित पूछे, अधिकतम, न्यूनतम, ठीक ठाक, जो भी है सारे सवाल आप कर सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़े। ठीक, अगला टॉपिक है बच्चों पावर सेट। बोले तो घात समुच्चय। बात आती है कि सर ये पावर सेट होता क्या है? व्हाट इज पावर सेट? घात समुच्चय क्या होता है? कोई स्पेशल नहीं है, सिंपल है। क्या होता है? किसी भी समुच्चय के समस्त उप समुच्चयों का समुच्चय, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स। किसी भी समुच्चय के समस्त संभावित उपसमुच्चयों का समुच्चय। तो सिंपल सा कंसेप्ट, जैसे मैं तुमसे कहूँ a बराबर 1 2 3 है, इसको लिखने का तरीका पी होता है बच्चों, किसको? घात समुच्चय को, ठीक है ना। आपसे कह दिया पी ए बनाओ, तो जो डेफिनेशन उस पर जा रहा हूँ, ध्यान देना। किसी समुच्चय के समस्त संभावित उपसमुच्चय। क्या मुझे इसके उपसमुच्चय लिखने नहीं आते? आते, अभी 2 मिनट पहले लिखे थे, 8 बने थे। कौन से 8? अकेला फाई, 1 2 3 के अकेले अकेले कॉमा लगाते जाना, उसके बाद 1 2 2 3 1 3, 2 वाले हो गए। 2 वालों के बाद एक खुद का, गिनो देखे 8 हो गए क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। किसी समुच्चय के समस्त संभावित उपसमुच्चयों का समुच्चय, मतलब इनको भी मजले कोष्टक में बंद कर दो, तो भैया जो आपको ये जो दिखाई दे रहा है इसी का नाम है पी ए। बोले तो पावर सेट, बोले तो घात समुच्चय। क्लियर? ध्यान रखना इसे। तो देखो सवाल आ सकता है क्या, घात समुच्चय में अवयवों की संख्या। अब ये तो आप मुझे तुरंत वैसे ही बता दोगे कि सर घात समुच्चय के अवयव तो उपसमुच्चय हैं
और कुल उपसमुच्चयों की संख्या तो मैं जानता हूँ कितनी, 2 की पावर n होती है। राइट और नॉट? बिल्कुल ठीक है। एक छोटा सा सवाल बन जाता है यहाँ से, कौन सा, कि a बराबर फाई है या फाई बराबर a है, तो पी ए लिखो, पी ए लिखो, और फिलहाल तो ये लिख लेते हैं, फिर देख लेंगे अगर 3 वाला भी आ गया तो। 3 वाला वैसे नहीं आता, ठीक है। बोलो, स्टार्ट करें। a बराबर फाई, फाई में कितने अवयव हैं? 0। इसका मतलब पी ए में कितने अवयव हो जाएंगे? 1, 2 की पावर 0, यानी 1 अवयव होना चाहिए। बोलो, हमने ये को बना के छोड़ दिए ये दोनों, ठीक है। अब बोलो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे? सबसे पहला अवयव हमेशा फाई, एक ही तो लिखना था, तो हो गया काम खत्म बस। अब आगे मैं लिख ही नहीं सकता, बचा कहाँ लिखने के लिए, एक ही तो लिखना था, हो गया एक अवयव। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिखें तो भी सही है, यानी ऑप्शंस में ऐसा ना हो तो ऐसा होगा, ऐसा ना हो तो ऐसा हो। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया हो। अब इसकी बात करता हूँ, पी ए का पी कितने अवयव? 1, 2 की घात 1, 2। इसका मतलब इसमें 2 अवयव आवेंगे, राइट बात है। बोलो, स्टार्ट करता हूँ। बोलो, सबसे पहला अवयव बिना दिमाग लगाए कौन? 5, 1 अवयव वाला हो गया। अब दूसरा वो लिखना है अभी, तो दूसरा जो वो खुद है वही आ जाएगा। तो खुद कौन है? ये एज इट इज कॉपी करना है, 5 मत लिख देना, ये लो, ओनली 5 लिख दोगे तो डबल 5 हो जाएगा। एज इट इज कॉपी करना है, खुद आ गया और 5 खुद आ गया, मतलब लास्ट वाला आ गया। समझ में आ रही है मेरी बात? तो एक काम करता हूँ, पी और लिखता हूँ। चलो, अब बड़ा मजा आएगा। बताओ कितने अवयव? 2, 2 की घात 2, यानी 4 अवयव होने चाहिए। स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला अवयव 5 हो गया। यूँ समझो कि हमारी 1 और 2 हैं, मान लो 5 आ गया। फिर सिंगल सिंगल आएंगे, हैं? सिंगल सिंगल मतलब इसका सिंगल, इसका सिंगल, ये लो भाई, अभी 3 हुए हैं। 0 एलिमेंट वाला हो गया, एक एलिमेंट वाला हो गया। ये एक ही एलिमेंट है, ध्यान रखना। डबल ब्रैकेट क्यों लगा? इसके ऊपर भी तो कोष्टक लगेगा ना। एक लास्ट कौन बच गया? 2 एलिमेंट वाला, यानी खुद बच गया। खुद को कॉपी मार दो, खुद को कॉपी मार दो, लेकिन सावधानी से। ये आपका हो गया बच्चों पीपीए। आराम से बना के देखना, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, समझ में आ जाएगा, राइट। तो ये होता है घात समुच्चय। सवाल क्या क्या बन सकता है यहाँ से? सवाल तो यही है, उम्मीद भरी रोशनी, तो ठीक है ना, जहाँ से सवाल बनने के चांसेस है, राइट। अगला टॉपिक आता है संक्रियाएं। ऑपरेशंस। कि आखिर समुच्चयों में किस तरह की संक्रियाएं होती हैं। संक्रियाओं का मतलब बेसिकली प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड होता है बच्चों, मैं आपको बताऊं, ठीक है। अब वो एल्जेब्रिक वर्ड आता है कि नहीं आता है, वो डिपेंड करता है। एल्जेब्रिक का मतलब तो वही होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो यहाँ भी प्लस माइनस ही करना है, लेकिन वो कहते हैं दुनिया बदल गई, समुच्चय आ गया। समुच्चय आ गया मतलब यहाँ की दुनिया का प्लस भी बदलेगा। यहाँ वो प्लस प्लस नहीं रहता, नाम बदल गया, चिन्ह बदल गया। तो बात करें, देखिए सबसे पहली संक्रिया है बच्चों संघ, और इसी का नाम है प्लस।
जिसे हम यूनियन के नाम से जानेंगे। यूँ समझ लो कि जो प्लस था वो इस दुनिया में यूनियन के नाम से जाना जाता है, और इसका नोटेशन होता है बच्चों लाइक दिस। ठीक है, यू नहीं है, ठीक है ना। जो हमारा यूनिवर्सल का यू था वो कैपिटल यू था, ये यू भी नहीं है, ये तो यूँ समझ लिया कि स्माइली फेस है। स्माइली फेस समझते हो ना, इस तरह का छोड़ा, मतलब यू को थोड़ा सा यूँ खींच दिया, तब कर दिया लाइक दिस। होता क्या है कि अगर मान लो ए 1 2 3 4 है, बी 2 4 6 है, कोई आपसे कहे कि ए यूनियन बी बताओ, तो बच्चों यूनियन का सीधा सा मतलब होता है ए या बी। जब भी या वर्ड लगता है मतलब इसको भी ले सकता हूँ, इसको भी ले सकता हूँ, और आपको पता है रिपीट एलिमेंट 2 बार नहीं लिखना। तो भैया ए यूनियन बी में आप ए कॉपी करो, उसके बाद बी कॉपी करो, लेकिन रिपीट एलिमेंट को एक बार ही कॉपी करना, 2 मत करो, 4 मत करो, इसका मतलब 6 कर दो। इसका नाम है यूनियन, यानी कि संघ, यानी कि प्लस इस दुनिया का। क्लियर? दूसरा है बच्चों सर्वनिष्ठ या उभयनिष्ठ या इंटरसेक्शन। नोटेशन उल्टा यूनियन, और जैसा कि नाम से पता चल रहा है बच्चों इंटरसेक्शन यानी कि कॉमन, तो मैं वापस इन्हीं के लिए बात कर देता हूँ। तो आप मुझे बता देंगे कि इंटरसेक्शन भी कितना आवेगा। कॉमन एलिमेंट कौन है बच्चों? 2 और 4, और ये इस दुनिया का मल्टीप्लाई है। मैं आपको बता दूँ कि यूनियन का मतलब प्लस होता है, जैसा कि अगर आपको याद हो तो हमने पीएनसी में भी डिस्कस किया था, और पीएनसी के साथ साथ प्रोबेबिलिटी में भी ये डिस्कशन हो चुका है कि यूनियन का मतलब प्लस होता है और इंटरसेक्शन का मतलब मल्टीप्लाई होता है, जैसा कि हमने पीएनसी प्रोबेबिलिटी में काफ़ी बार काम में लिया था। राइट? तो समझ में आ गया कि यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है ना। डिफरेंस यानी कि अंतर। डिफरेंस का नोटेशन डिफरेंस ही है, जैसे प्लस और मल्टीप्लाई बदला वैसे डिफरेंस नहीं बदला। इन्हीं के लिए वापस a माइनस बी। तो देखो बच्चों a माइनस बी एक्चुअल में वही वाली बात, क्या मैंने यहाँ प्लस में 1 और 2 को जोड़ा? क्या नहीं जोड़ा। गुणा में क्या गुणा किया? नहीं किया। तो इसका मतलब क्या माइनस में माइनस करूँगा? क्या नहीं करूँगा। सीधा सा कंसेप्ट। तो माइनस का मतलब हो गया बच्चों कि a में से b के एलिमेंट्स को हटा दो, माइनस कर दो। a में b के कौन से एलिमेंट हैं? 2 और 4। तो 2 और 4 को हटा दिया। तो 2 और 4 को हटाने के बाद a में कौन बचा? 1 और 3। अब जो b के बचे उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है, हम फिलहाल a पे खड़े हैं। राइट? तो a में से a माइनस बी करते, b वाले हटा दो, बाहर निकाल दो सालों को। b वाले कहाँ जाते हमें मतलब नहीं है, वो b माइनस a की जिम्मेदारी है। तो अब आप ये खुद बता देंगे कि जब मैं b माइनस ए करूँगा तो वो जिम्मेदारी a से मतलब नहीं है मुझे। b के a के कॉमन एलिमेंट हटा दो, 2 और 4 हटाया, क्या बचा? समझ में आया कि a माइनस बी का मतलब a में से कॉमन एलिमेंट हटा दो, b माइनस ए का मतलब b में से कॉमन एलिमेंट हटा दो, और उधर कोई बचता है तो बचने दो, उससे हमें कोई मतलब नहीं। और एक होता है बच्चों चौथा नंबर, यानी कि a डेल्टा b, जिसको हम सममित अंतर के नाम से जानते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, ये कोई स्पेशल नहीं है, ये इन्हीं से बना हुआ है कि a माइनस बी का मतलब होता है बच्चों a डेल्टा b का a माइनस बी यूनियन b माइनस a माइनस बी आपके सामने लिखा हुआ है, b माइनस ए आपके सामने लिखा हुआ है, यूनियन आपको लेना आता है। ए भी ले लो, बी भी ले लो, कॉमन एक बार लेना है। दोनों को ए भी ले लिया, बी भी ले लिया, पर कॉमन था ही नहीं जो मैं लूँगा कहाँ से। तो ये टोटल 4 चीज़ें हैं, इनके बारे में आपको अच्छे से समझना हो। क्लियर?
बात समझ में आ गई कि यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है एंड सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है। क्लियर? आगे बढ़े। अब इन्हीं पर बेस्ड है कॉम्प्लीमेंट्री सेट, यानी कि पूरक समुच्चय। कॉम्प्लीमेंट्री सेट, इसको लिखने का तरीका एक के ऊपर सी भी लगा देते हैं या डैश भी लगा देते हैं या बार, ये डिपेंड करता है अलग अलग एग्जाम्स, तो कन्फ्यूजन नहीं हो जाए कि होता क्या है। तो कॉम्प्लीमेंट्री सेट का मतलब होता है बच्चों यूनिवर्सल माइनस ए, कि अब माइनस हमने सीख ही लिया तो मुझे कोई बताने की ज़रूरत नहीं है कि कौन क्या है। ए मिलेगा, यूनिवर्सल मिलेगा, यूनिवर्सल में से ए हटाया तो ए डैश बच जाएगा, मतलब यू कैन से डेट। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूँ कि भैया यूनिवर्सल 1 से 10 है, ए भाई साहब 2 4 6 8 10 हैं, तो क्या आप मुझे ए डैश बता पाएंगे? बिल्कुल बता पाएंगे। यू में से एक एलिमेंट हटा दो तो क्या बचा? एक हट गया, सॉरी 2 हट गया, एक तो एक तरह से इवन हट गया यार, ये तो है। लो भाई ओड बच गए। आगे बात समझ में, सिंपल सा कंसेप्ट है, कहीं कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री सेट। नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ दिस सेट इज, वो है बच्चों वेन आरेख। वेन डायग्राम्स। वेन आरेख क्या होता है? वेन आरेख होता है बच्चों कि समुच्चयों की संक्रियाओं को या समुच्चयों को एक ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना, एक चित्रों के रूप में निरूपित करना, जिसकी मदद से हम कुछ क्वेश्चंस को इजीली सोल्व कर पाए। डेट इज द वेन डायग्राम्स, यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स कह दो, राइट। मतलब क्या? तो देखिए बच्चों, इसके अंतर्गत सबसे पहले होता है यूनिवर्सल। तो यूनिवर्सल को एक आयताकार बॉक्स यानी रेक्टेंगुलर बॉक्स से लिखा जाता है, लाइक दिस, जिसके अंदर समुच्चय बनाए जाते हैं। कि जो अपना सार्वत्रिक समुच्चय होता है बच्चों, उसको एक आयताकार बॉक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है इन दिस वेन डायग्राम, राइट। दूसरा ए यानी कि सेट, दैट इज सर्कल, बोले तो वृत्त, एक वृत्त से निरूपित करते हैं। मतलब अब वो वृत्त बनेगा तो इसी के अंदर ना भैया, लाइक दिस। और इसको इस तरीके से लाइंस कर दीजिए। ये लाइंस हमें बताती हैं कि इनसाइड द ए ये इसका पोर्शन है, ये इसके एलिमेंट्स, राइट। तो अब ए डैश तो आप समझ ही जाएंगे। ए डैश का मतलब हमने क्या सीखा था अभी? ए के अलावा। तो अगर मैं ए को हटा दूं तो जो बाहर वाला पोर्शन बनेगा, दैट इज द सेट, दैट इज द वेन डायग्राम ऑफ ए डैश। आई बात समझ में कि ए डैश का मतलब क्या कि ए के अलावा, मतलब ए को मत बनाना, बाकी सारा बना देना पूरा के पूरा। तो और आगे बढ़ते हैं। ए इंटरसेक्शन, इसका वेन आरेख बनाना है। अब इस बार बच्चों 2 सेट दिखाई दे रहे हैं मुझे, 2 सेट दिखाई दे रहे हैं, तो इसके अंदर 2 सर्कल बनाने पड़ेंगे। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि उनमें कुछ कॉमन है, क्योंकि अगर कॉमन नहीं होगा तो फिर मैं बनाऊंगा कैसे? ये ए मान लेता हूँ, ये तो आप बिल्कुल डायग्राम बता देंगे मुझे कि सर इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन होता था।
कॉमन पार्ट कौन सा दिखाई दे रहा है हमें, ये वाला। तो दैट इज द वेन डायग्राम ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर? ए यूनियन बी का वेन डायग्राम पूछ लिया हमसे। तो देखो बच्चों, ए यूनियन बी का क्या मतलब बताया था मैंने कि ए के एलिमेंट भी लेने हैं, बी के भी लेने हैं, मगर कॉमन पार्ट एक बार लेते थे, दो बार लेते थे, एक बार, राइट। तो अब आप लाइन खींचो, ए को भी लो, बी को, पर उल्टी सीधी मत खींच देना, मतलब इसको यू और इसको यू मत खींच देना, दोनों को सेम साइड खींचोगे लाइक दिस। चलते जाओ, ए लेते जाओ, कॉमन ले लिया, लेकिन एक बार लिया है, दूसरी बार के लिए मैं इस पर डबल लाइन नहीं खींच रहा हूँ, ये मैंने ले लिया बी। तो इसको बोलते हैं बच्चों वेन डायग्राम ऑफ ए यूनियन बी। अब मैं इसका फॉर्मूला बनाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। ए यूनियन बी, ए प्लस बी, अब ये अपनी दुनिया वाला प्लस, तो जब अपनी दुनिया वाला प्लस आएगा तो इसका मतलब तो ये सीधा सीधा मतलब हो गया कि सब सारे आ गए, यूनियन से कोई मतलब नहीं रहा। तो इसका मतलब इसमें तो भैया ये वाला पोर्शन ए में भी आया, ये वाला पोर्शन बी में भी आया, यानी ए प्लस बी में ये वाला पोर्शन आ गया दो बार, पर यूनियन में चाहिए होता है एक बार। इसका मतलब एक बार क्या करूं, हटाऊं, ये लो भैया। तो ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया हमारे सामने, जो हमें आना चाहिए कि ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन। क्लियर? ए यूनियन बी का फॉर्मूला समझ में आ गया बात। इसमें अगर 3 वाला आ जाए, पाँच नंबर हो गया, 6 नंबर, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इसका फॉर्मूला भी बड़े आप आसानी से बना सकते हैं, डायग्राम बता देगा आपको अपने आप। 3 वाला है बच्चों, तो 3 वाला बना दो, ये आपने डायग्राम बनाया है इसका, ये ए बी और ये सी। तो देखिए ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा। अब आप देखो, जब आपने तीनों लिखे तो ये कॉमन पार्ट 2 बार आया, क्योंकि ए में भी है, बी में भी है, बी में भी है, सी में भी है, ए में भी है, सी में भी। तो जो कॉमन पार्ट्स हैं 2-2 के, वो प्रत्येक 2-2 बार आ रहा है। इसका मतलब एक बार हटाऊं, हटाओ, ए और बी का कॉमन हटाया, बी और सी का कॉमन हटाया, ए और सी का कॉमन हटाया। अब देखना, अब इसके बारे में बात करता हूँ बच्चों, जो ये तीनों का कॉमन है, ये ए में भी आया, बी में भी आया, सी में भी आया, यानी आया कितनी बार, 3 बार, 3 बार आया। लेकिन जब मैंने इसको हटाया ए और बी के कॉमन को, तो भी हट गया, बी और सी के कॉमन को हटाया तब भी हट गया, ए और सी के कॉमन में भी हट गया। मतलब 3 बार आया और तीनों बार ही मैंने हटा दिया। मेरे पास कितनी बार बचा, 0 बार। लेकिन मेरा यूनियन कहता है कि मुझे एक बार तो चाहिए, तो एक बार दे दो भैया। ये फॉर्मूला हो गया बच्चों ए यूनियन बी यूनियन सी का। क्लियर? ध्यान रखिएगा इसको। आपके पास आ गया ए इंटरसेक्शन बी बार, कि इसका वीन आरेख बना। ठीक है, समझिएगा अच्छे से। एक बार मैं थोड़ा अच्छे तरीके से बता रहा हूँ, इसके बाद डायरेक्टली कर लेना। ठीक है, एक बार ए बना दो, ए बना दिया, सिर्फ ए बना दिया। दूसरी बार बी बार बना दो, बी बार का मतलब बी के अलावा, तो बी मत बनाना, बाकी सारा बना दो, बस बी मत बनाना और बाकी सारा बना दो। ठीक है, अब देखो इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन का मतलब आप जानते हैं क्या लेना है, कॉमन लेना है।
और कॉमन का मतलब जो दोनों में होता है। तो देखो बच्चों, इनके अंदर टोटल 4 पोर्शन है। कौन से? बाहर वाला 1, इधर वाला चांद 2, कॉमन पार्ट 3 और इधर वाला चांद 4। ये 4 पोर्शन है। अब आप देखते जाओ, जो पोर्शन दोनों में है वो हमारे रिजल्ट में आ जाएगा। तो देखता हूं, सबसे पहले क्या बाहर वाला पोर्शन दोनों में है? जी नहीं, इसमें है, इसमें नहीं है। इसका मतलब कॉमन में नहीं आएगा। क्या इधर वाला चांद दोनों में है? नहीं है, नहीं आएगा। क्या ये दोनों में है? नहीं है, नहीं आएगा। क्या ये दोनों में है? है। तो सिर्फ और सिर्फ इधर वाला चांद। ये भाई साहब आपका डायग्राम आ गया किसका? ए इंटरसेक्शन बी डैश का। क्लियर? थोड़ा सा गौर से देखो बच्चों इसको। इस गोले का नाम क्या? ए। इसका नाम क्या? कॉमन। तो अगर मैं ए में से कॉमन हटा दूं तो ये बच गया। यानी इसका फॉर्मूला बन गया बच्चों ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अरे यार, ये तो कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा। ए में से कॉमन हटाता था तो वो भाई साहब ए माइनस बी बन जाता था। ओहो, ये तो ना करते या फिर अनजाने में हमसे ए माइनस बी का विन डायग्राम बन गया। आई बात समझ में कि भैया ए माइनस बी ही ए माइनस कॉमन होता है और ए माइनस कॉमन ही ए इंटरसेक्शन बी डैश होता है। क्लियर? तो अगला वाला अब आप बना ही लेंगे। 8वां ए डैश इंटरसेक्शन बी। अब मैं डायरेक्ट बना दूं थोड़ा सा। बिल्कुल, ए नहीं चाहिए, बी चाहिए, मतलब इधर वाला पोर्शन आ जाएगा। सही है बात? तो इसका नाम बोलो बच्चों, बी माइनस ए हो जाएगा। फॉर्मूला बनावेंगे तो बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी होगा। बता दो, कोई डाउट हो? नहीं है। तो अब इनका मिक्सचर कर लेता हूँ। मिक्सचर कैसे? ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन ले लेता हूँ, जिसे मैंने ए डेल्टा बी का नाम दिया था। बोले तो सममित अंतर नाम दिया था कि नहीं दिया था? ए माइनस बी का डायग्राम अभी हमने देखा था। इधर वाला चांद और बी माइनस ए वाला इधर वाला चांद, दोनों का यूनियन मतलब दोनों लेने हैं। लो भैया, क्लियर है? तो फॉर्मूला बना दो इसका। देखो, यूनियन तो टोटल होता है, इस बार इंटरसेक्शन नहीं आया तो इंटरसेक्शन माइनस कर दो। फिर एक और फॉर्मूला तैयार कर दो, माइनस का इंटरसेक्शन डबल इंटरसेक्शन हो गया। और इसी को आप चाहें तो ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन ए डैश इंटरसेक्शन बी भी लिख सकते हैं। ये सब एक ही बात है, ये सब एक ही बात है। आपसे कह दिया कि ए यूनियन बी का डैश बनाओ, तो देखना बच्चों, इसका नाम है यूनियन। यूनियन के अलावा मतलब बाहर वाला पोर्शन, और ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का यही तो मतलब है कि ना तो ए चाहिए ना बी चाहिए। तो ये जो प्रॉपर्टी आपके सामने लिखी हुई है, इसका नाम है बच्चों डी मॉर्गन थ्योरम। डी मॉर्गन्स प्रमेय, याद भी रखना इसको। डी मॉर्गन थ्योरम क्या कहती है कि अगर आप किसी का डैश निकालते हैं तो दोनों पे डैश लगा दीजिए और अंदर वाला साइन चेंज कर दीजिए। डी मॉर्गन का ही एक और उदाहरण है ए इंटरसेक्शन बी का डैश। तो डी मॉर्गन के हिसाब से दोनों पे ऐसा कुछ आ जाएगा। अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो आपको समझ में आ ही रहा है कि इंटरसेक्शन नहीं लेना तो उसके अलावा सारा लेना है। तो बच्चों इसका डायग्राम आ जाएगा कुछ ऐसा, बस इंटरसेक्शन पे नहीं पहुंचना। ठीक है बच्चों, ये हो गया।
इट इज द ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ डी मॉर्गन। डी मॉर्गन के दोनों उदाहरण हैं। आई बात समझ में? तो ये बच्चों समुच्चय का बेसिक पूरा क्लियर होता है आज की तारीख। नाउ कल वाली क्लास में हम क्या करेंगे? कल वाली क्लास में एक तो इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे थोड़े बहुत, तब तक मैं चाहूँगा कि आप इसे अच्छे से बिल्कुल घोंट लें आज, राइट। कल इसके क्वेश्चंस करेंगे, वेन डायग्राम पर भी कुछ यूनिवर्सल वाले भी एक दो, ठीक है। और इसी के साथ जो इससे कनेक्टेड चैप्टर है संबंध, उसे ख़त्म कर देंगे। हो जाना चाहिए, उम्मीद करते हैं। नहीं हुआ तो जो भी है ईश्वर की मर्जी है, ठीक है बच्चों। तो कल मिले नई क्लास में नए जोश के साथ। तब तक सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए और अपने आप को इस काबिल बनाइए कि हम बहुत बढ़िया अच्छे नंबरों के साथ सिलेक्ट हो। थैंक यू, धन्यवाद, शब्बा खैर।